चलिए आज ट्वेल्थ में क्या क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा। क्या क्या आ सकता है, क्या डेरिवेशन हो सकते हैं और कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फिर अदर चीजें जो है, जैसे कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और कौन से मैकेनिज्म आ सकते हैं और नेम्ड रिएक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट में आपको कितनी चीजें करनी है? तो आपको करनी है, पहले तो सबसे पहले आपको करना है जो पहला डिस्टिंग्विश पॉइंट है, वो क्या करना है। यहाँ पे दो मेन डिस्टिंग्विश पॉइंट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन और पहला जो डिस्टिंग्विश पॉइंट है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन एंड डिस्टिंग्विश अमॉर्फस। पॉइंट में यहाँ पे सबसे फर्स्ट डिस्टिंग्विश पॉइंट हो जाता है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिस्टिंग्विश पॉइंट। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के बीच का डिस्टिंग्विश पॉइंट, ठीक है। एक्चुअल में तीन डिस्टिंग्विश पॉइंट यहाँ से एक्सपेक्टेड है, मतलब तीनों में से कोई एक आने के चांसेस है। लाइक अब मैं 100% नहीं बोलूंगा कि ये तीनों में से ही आएगा, बट आ सकता है। एक है पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, और जो थर्ड है वो है आयोनिक सॉलिड एंड सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड, अच्छा अच्छा। ठीक है। मॉलिकुलर सॉलिड यहाँ से एक्सपेक्टेड है आने के चांसेस। और एक फोर्थ में बता दूं, लाइक इतना तो नहीं है लेकिन आ सकता है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप हम्म। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इतने हैं अपने डिस्टिंग्विश पॉइंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, आयोनिक के बीच और मॉलिकुलर, और एन टाइप पी टाइप, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में आपको क्लैरिटी तो रहेगी रिया, हाँ सर। है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, लेकिन ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि अमॉर्फस में सब कुछ उल्टा होता है। और इनके हाँ। एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं? तो पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे होते हैं कि एक ही चीज अलग अलग फॉर्म में जब होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि हाँ। एलोट्रॉप हो गया। और आइसोमॉर्फिज्म क्या? अलग अलग चीज का क्रिस्टलाइन सेम स्ट्रक्चर का जो रेशियो होता है वो सेम होता सेम होता है, ठीक है। है ना। जैसे कि हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट और नैनो थ्री, हम्म। इनका 1:1:3 का रेशियो है, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएंगे, है ना। हाँ। आइसोमॉर्फिज्म कहलाएंगे। ऐसे आयनिक सॉलिड और मॉलिकुलर सॉलिड में आपको डिस्टिंग्विश मालूम होना चाहिए। आयनिक सॉलिड में NaCl एग्जांपल आ जाएगा, मॉलिकुलर सॉलिड में CO2 आ सकता है, ये सब अलग अलग एग्जांपल्स है ना। मॉलिकुलर सॉलिड में हाँ। क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं? नहीं, CO2 नहीं। बेंजोइक आपके हो सकते एसिड, हैं बेंजोइक आइस हो गया, एसिड, आइस। बेंजोइक एसिड, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। और एन टाइप पी टाइप बेंजोइक एसिड। सेमीकंडक्टर तो मैंने बताया था। जब भी सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर आप ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट के साथ डोप करते हो इंटरफेरेंस वाला। तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब इसको ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट के साथ अगर आप इसको डोप करते हो तो इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो टाइप इतना ऑफ ये सब में सेमीकंडक्टर। कर लेना है ना। अब दूसरा क्या है हाँ। यहाँ पे? डेरिवेशन। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों में शॉर्टली से ऑफ। कोई एक आने के चांसेस है। और ये जो डिस्टिंग्विश पॉइंट है ना, अगर ये डिस्टिंग्विश पॉइंट एज इट इज नहीं आया है तो इसमें से एटलीस्ट किसी ना तो किसी को किसी का ये पूछेगा, क्या डेफिनेशन वगैरह, क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस के बीच में, या फिर इनके बीच में डिस्टिंग्विश पॉइंट नहीं आया तो कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब डेरिवेशन में कौन कौन से हैं? डेरिवेशन में क्या क्या है? अच्छा, तो वो एक्सपेक्टेड तो नहीं है, फिर भी अगर वो डेरिवेशन सॉरी डिस्टिंग्विश के पॉइंट में नहीं आया तो भी एक पॉइंट में आ सकता है। जो आप बोल रहे हो वो आ सकता है इसके फॉर्म में,
मैं उसको लेता हूँ, उसको कवर करता हूँ। जो आपने बोला शॉर्टकी इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट, इनके बीच में यस सर। डिस्टिंग्विश। तो इन जनरल तो नॉर्मल जो बोर्ड की एग्जाम होती है, फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट होता है, उसमें तो मैंने रेयरली ही कहीं देखा रहेगा। लेकिन इतना तो जरूर देखा है कि शॉर्टकी इफेक्ट को अकेले में पूछा गया है और फ्रैंकल इफेक्ट को भी अकेले में पूछा गया है, इतना मैंने कॉमनली देखे हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश पॉइंट के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं शायद, फिर भी मैं देख लेता हूँ। अगर आपने बोला 22 जुलाई में आया था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, आ भी सकता है। तो आपको इन शॉर्ट के देखो क्या करना है, अगर आप उसको डिस्टिंग्विश पॉइंट के टर्म में याद रखते हो तो और अच्छी चीज है। अगर आपने यहाँ पे फ्रैंकल इफेक्ट रख दिया, फ्रैंकल इफेक्ट और शॉर्ट की, शॉर्ट की डिफेक्ट, तो अगर इनको आप डिस्टिंग्विश पॉइंट में याद रखते हो तो और अच्छी चीज है। उसके कॉन्सिक्वेंस और जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो डिस्टिंग्विश पॉइंट में याद हाँ। रखोगे तो भी चलेगा, है ना। डिस्टिंग्विश पॉइंट में उल्टा याद करना ना और आसान हो जाता है हाँ। ना। एक में होता है, दूसरे यस में नहीं सर। होता, एक में नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है, एक में कम होता है, एक पॉजिटिव में होता ज्यादा है। होता है। तो ऐसा यस यस डिस्टिंग्विश यस। पॉइंट में अगर याद रहेगा तो और अच्छी चीज है ना। तो फ्रैंक और यस। शॉर्ट की इफेक्ट पे आप डिस्टिंग्विश पॉइंट में याद रख सकते हो तो याद रखो। नहीं तो ये तो मतलब उसके ऊपर नोट्स तो आएगा ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है। श्योरिटी है और इंडस्ट्रियल, इंटर हम्म। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, ये भी दो टाइप के होते हैं। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, डेरिवेशन में चार, चार नहीं, तीन डेरिवेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से तीन डेरिवेशन? देख, पहला जो था वो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक। दूसरा जो डेरिवेशन था पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। ठीक है। थर्ड जो डेरिवेशन था पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। करेक्ट। तो सिंपल यस क्यूबिक सर। का 52% होता है, इसका होता है 68%, इसका होता है हाँ। अप्रोक्सीमेटली 74%। ठीक है। तो ये 74%। आपको मालूम है, मैंने बताया था चार डेरिवेशन है। और अगर आप हाँ। डेरिवेशन में कहीं पे भी फंस रहे हो, पूरे केमिस्ट्री में जितने डेरिवेशन आ सकते हैं उसका मैंने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हो। ठीक है, सारे के सारे डेरिवेशन पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेके जहां तक डेरिवेशन आ सकते हैं, सारे के सारे डेरिवेशन मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेरिवेशन में डाउट रहेगा तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, समझा। यस सर। हाँ तो सर। तीन डेरिवेशन यहाँ से आपको करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से आने के चांसेस बहुत हाई है ना। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे मालूम है? बहुत ही सिंपल सिंपल आएंगे। और आपको ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करने के लिए आएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमाना थ्री, डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाँ। जमाना थ्री। जमाना। ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए ज्यादा दिया जाएगा, ये वाला ही फॉर्मूला यूजली पूछा जाता है। ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन मैंने बताया है आपको। और एज लेंथ ऐसा रहेगा, मान लो ए की वैल्यू दी गई है 408 पिकोमीटर दी गई है, तो उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? मैंने बोला था 2 पॉइंट आगे इंटू 10⁻⁻⁸ माइनस आपको ऐसे ही एट। करना है। यानी कि 408 पिकोमीटर रहेगा, तो इसको फोर फोर पॉइंट पॉइंट जीरो एट इंटू टेन रेज़ टू माइनस एट। इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिखना, ऐसे ही कन्वर्जन रखना, ऐसे ही रखना है आपको। ठीक है, 2 पॉइंट आगे इंटू 10⁻⁻8। माइनस एट। ठीक है, यही रखना है हाँ। आपको। हम्म। और एंस्ट्रॉम में कभी कभी रहेगा, तो एंस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो ऐसा है 408 एंस्ट्रॉम है, या फिर ऐसा है 4.2 एंस्ट्रॉम है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 4.2 इंटू फोर टेन रेस पॉइंट टू टू माइनस एट सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट नहीं किया, क्योंकि एंस्ट्रॉम में ऐसा ही होता है। ठीक है, जो भी रहेगा उसको 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर दो, एंस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। यस और सर। रिया, मैंने बताया था जो डेरिवेशन है उसमें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, क्योंकि यही वाला स्टेप ना थोड़ा सा भारी पड़ता है इन बीसीसी एंड एफसीसी, है ना, जो हाँ 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 रिलेशन निकालते एग्जैक्टली। थे। सिंपली देखो, हाँ। इसके लिए आपको याद रहना चाहिए आर इज इक्वल्स टू A/2। ये आपको रट्टा ही मार लेना है फॉर द सिंपल क्यूबिक। और इसके लिए क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3A डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है?
आर इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे ए। ये आपको रट लेना है, रट लेना है। अगर पाइथागोरस करके नहीं आ रहा है, कहीं फंस गए, तो सीधा कुछ टाइम पास करने का और लास्ट में लिख देने का, आर इज हाँ इक्वल्स टू सही सही। √3a डिवाइडेड बाय 4। मैंने वैसे में तो सिखाया है कि कैसे ये लेकर आते हैं, है ना। फिर भी यस कहीं सर। अगर आप फंसते हो तो वर्स्ट केस के लिए आप इसको रट्टा मार लो, और थोड़ा सा ऊपर कैलकुलेशन दिखाने का, और बाद में ऐसा लिख देने का, आर इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4। और ये रखने के बाद आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का, 4/3 πr क्यूब। उसमें आर की वैल्यू क्यू पुट करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। तो कैसे करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, तो वहां से आपको मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ। समझा। यस चार सर। स्टेप मैंने बताए थे, चारों स्टेप आपको मालूम होना चाहिए। और ए हाँ एन आर के ऊपर भी ना क्वेश्चन आता है, लाइक आपको ऐसा दे देगा। न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल एक डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना 3 पे, इसमें हाई चांसेस है, 90% चांसेस है कि इसके ऊपर डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना 3 पे क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है। और आप बोर्ड में ना देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना 3 तो ठीक है, लेकिन आप बोर्ड में ना वहां पे लिखना कि जेड इज इफेक्टिव पार्टिकल नंबर, है ना, लिखना, क्योंकि जेड मेरा बनाया एक्सपेक्टेड। हुआ है, ठीक है। इफेक्टिव पार्टिकल नंबर ऐसा लिखना आप बोर्ड में, ठीक है। समझा। और जो भी रहेगा, अगर सिंपल क्यूबिक रहेगा तो उसके लिए इफेक्टिव पार्टिकल यानी कि जेड की वैल्यू 1 होती है। अगर बीसीसी रहेगा तो उसके लिए 2 होती है। और फेस सेंटर्ड रहेगा तो उसके लिए 4 होती है, 4 नहीं 3 होती चार। है ना, चार। 3 होती है ना, 4 होती है ना। हाँ यस 4 होती है। चार। नहीं, चार ही होता हाँ हाँ 4 होती है, यस 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 यस, हाँ है, ऐसा होता है तीन ना। नहीं होता। 1/8 × 8 प्लस हाँ 1/2 × 6, हाँ 4 होता है, ठीक है। यस, तो हाँ। ये भी आपको याद रखना है ना, जेड की वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आप एग्जाम में जेड इज इक्वल्स टू लिख देना, इफेक्टिव पार्टिकल नंबर। और चाहिए तो वो लोग के तसल्ली के लिए लिखने का, n × m डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू ए क्यूब। अब आपको मालूम है n इज नथिंग बट जेड, ठीक है। हम्म। और हाँ फाइनल आंसर आपको वर्ड में लिखना ही लिखना है। मान लो आपने मोलार यस मास सर। कैलकुलेट किया, 128 ग्राम पर मोल आया, ठीक है। तो ऐसा लिखने का, क्या लिखने का, लिखने का कि द मोलार मास ऑफ द गोल्ड, या फिर जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जिसका भी आपने मोलार मास निकाला है ना। मान लो आपने मोलार मास निकाला है सिल्वर का, तो आपको लिखना है मोलार, जो मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा ना, आइडेंटिफाई द या फिर कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सिल्वर, तो कैलकुलेट हाँ के जगह पे आपको नंबर लिख देना, यस मोलार यस मास यस। ऑफ द सिल्वर इज इक्वल्स टू 108 ग्राम जितना। प्रति मोल। ये लिखना है आपको, वर्ड में लिखना है। तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक, यस और नो। तो यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल जो जो आ सकते थे वो मैंने यहाँ पे यस बता सर। दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और क्या आ सकता है, तो जैसे कि आपने बताया शॉर्ट की इफेक्ट, फ्रैंकल इफेक्ट, और इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। मैं इफेक्ट बोल रहा हूँ, इट शुड बी डिफेक्ट, बट आप समझ जाओ। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, फिर फ्रैंकल, फ्रैंकल डिफेक्ट, और फिर शॉर्ट की, और लो चांसेस है एप सेंटर के, लो चांसेस है, वेरी लो चांसेस, वेरी लो, ठीक है। एक बार नहीं करोगे तो भी पर पड़ेगा। फिर उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर, कंडक्टर, और सेमीकंडक्टर, ऊपर ऊपर से रीड कर लेना, ये सब आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा रहेगा आई होप, है ना। फिर एन टाइप, एन पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, आप एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक बार एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर भी पढ़ इंट्रिंसिक। लेना, हाँ है ना। हाँ ये हाँ आता है ना, वेरी गुड। एक्सट्रेंसिक और हाँ इंट्रेंसिक दिस इज सेमीकंडक्टर, कॉमन या पीवाई क्यों था ये ठीक शायद। है। हाँ, इतना पढ़ लोगे तो आपका हो गया सॉलिड स्टेट खत्म, ठीक है।
तो आपको एकदम प्रायोरिटी पे क्या लेना है? सर मुझे अब सॉलिड स्टेट पढ़ना है, कहां से स्टार्ट करो? तो आपको प्रायोरिटी पे, सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेना है क्या? तीन डेरिवेशन। तीन डेरिवेशन तो आपको आने ही चाहिए कैसे भी कर ठीक है। फिर ए एन आर का रिलेशन, ए एन आर का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। फिर उसके बाद डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमाना थ्री पे न्यूमेरिकल, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमाना थ्री पे न्यूमेरिकल। और ए एन आर के ऊपर भी आ सकता है, मान लो आपको बोला रहेगा कि एज लेंथ, एज लेंथ की वैल्यू है 408 पिकोमीटर। अब आपको निकालना है ना आर की वैल्यू, और ये जो बात चल रही है वो बात चल रही है बीसीसी की बात चल रही है। तो आपको ये सब करने आना चाहिए, पुट करने आना चाहिए। तो ए एन आर का रिलेशन सीधा सीधा लिखने का, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बीसीसी के लिए थ्री, ए थ्री डिवाइडेड बाय बाय फोर। फोर। ठीक है। अब यस अंडर सर। रूट ऑफ थ्री की वैल्यू आपको मालूम है 1.73 होती है, ए की वैल्यू हाँ, आपको 408 पिकोमीटर दिया गया है, और यहाँ पे फोर। ठीक है, कट पीट कर आंसर लाने का चुपचाप से। कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ आपकी बात सही है। सर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना थ्री है ना, तो उसमें कंपलसरी आपको कन्वर्ट करना ही करना है। लेकिन जब ए ओके सर। एन आर का रिलेशन पूछता है ना, तब कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। अगर आपको पूछेगा यस। कि सेंटीमीटर में बताओ तो कन्वर्ट करने का, नहीं पूछा तो नहीं, पिकोमीटर में आंसर देने का उधर। हाँ हाँ, समझे? समझा। ठीक है। हाँ। तो क्लैरिटी हो गई। आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम तो आपको डेरिवेशन करना है। फिर डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमाना थ्री पे क्वेश्चंस निपटाने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद आपको डिस्टिंग्विश कर लेना, जो मैंने पहले डिस्टिंग्विश, या फिर डिस्टिंग्विश से भी पहले आप फ्रैंकल इफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये सब कर लो। फ्रैंकल एंड शॉर्ट सुना है की। कि डिस्टिंग्विश, मतलब ऑलमोस्ट तो वही होता है बट स्टिल। ठीक है, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? डिस्टिंग्विश करना है। कौन सा डिस्टिंग्विश में भी मोस्ट प्रायोरिटी पे क्या लोगे आप? मोस्ट प्रायोरिटी पे आपको लेना है, क्या लेना है? क्रिस्टलाइन एंड लाइन एंड अमॉर्फस। फिर आयोनिक, फिर मॉलिक्यूलर, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ये तीन तो करना ही करना है आपको। ठीक है। फिर यस सर। डिफेक्ट में एक इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी आपको करना है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी। ठीक है, क्लियर? यस सर। और फिर एन टाइप, पी टाइप, ये सब ऊपर ऊपर से देख लेना। ठीक है, समझा? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सर अपना सोल्यूशन। पिछले वाला स्लाइड दिखा देना सर, बस एक क्या बोल सेकंड। रहे हो? लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड तो गया, ब्लैक स्क्रीन लिखा था ब्लैक मैंने। वाला नहीं, व्हाइट वाला ही, ब्लैक वाला नहीं, व्हाइट वाला। हाँ ये हाँ। वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, डन। हाँ सर आप हो गया। ये ले लो ना, यस। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर इज सोल्यूशन। ठीक है। सोल्यूशन में आपको एक मार्क्स के जो क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वो कहाँ से आ सकता है मालूम है? वो जो 9 टाइप के सोल्यूशन है ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें तो से। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन हाँ, सॉलिड। एक मार्क्स के क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्टेड है। एक मार्क्स के क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो यहाँ पे आ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे तीन मेजर फैक्टर होते हैं। एक होता है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, है ना? पोलार पोलार में डिजोल्व होगा, नॉन पोलार नॉन पोलार में डिजोल्व होगा। दूसरा जो होता है वो टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंडा, टेम्परेचर। तीसरा जो होता है प्रेशर होता है। ठीक है, यस ये सर। तीन होते हैं। टेम्परेचर में भी तीन चीजें हैं, टेम्परेचर वाले में भी तीन चीजें हैं। पहली जो चीज है वो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो, आपको भी मालूम है दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब उसको हीट पसंद है, एंडोस करना चाहता है। तो इसमें भी दो टाइप है।
तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी सॉलिबिलिटी बढ़ती तो है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन थोड़ी ही बढ़ती है, तो स्लाइटली स्लाइटली इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इंक्रीज। इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन है? तो KCl है, NaCl है, और NaBr है। ऐसे तीन लोग हैं जिनकी सॉलिबिलिटी तो बढ़ती है, स्लाइटली इंक्रीज होती है। ठीक है, स्लाइटली इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और तीन लोग ऐसे हैं जिनकी सॉलिबिलिटी अप्रिसिएबली इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? अप्रिसिएबली इंक्रीज होती है सॉलिबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे तीन लोग हैं, कौन कौन है? तो ये है आपका KBr, NaNO3 और KNO3। ठीक है, ये एंडोथर्मिक की बात हो गई। एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में एक है ऐसा जिसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी विल डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा कौन है? ऐसा है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ठीक है, अब प्रेशर की बात चली तो प्रेशर में आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको हेनरीज, है ना? हेनरीज तो आपको करके ही जाना है, हेनरीज लॉ करके ही जाना है। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना? प्रेशर। यही इसका हाँ डेरिवेशन, सर। यही इसका डेफिनेशन भी है। क्या लिखोगे डेफिनेशन? ऑन सीधा सीधा, एनी गैसियस सोल्यूशन सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स प्रेशर। खत्म। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एनी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट। S इज इक्वल्स टू KH × P। दैट इज कांस्टेंट हमने हेनरीज। लगाया लेकिन हेनरीज कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हाँ। मालूम होना चाहिए जो सॉलिबिलिटी होता है, सॉलिबिलिटी का जो यूनिट होता है वो क्या यूनिट होता है? वो होता है मोल पर मोल। DMQ। ठीक है, पर लीटर भी बोलोगे तो भी परवड़ेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्रेशर है उसका बार होता है या फिर समटाइम एटमॉस्फेयर भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे KH का यूनिट क्या हो जाएगा? तो KH इज इक्वल टू हो जाता है S/P। KH इज इक्वल टू S/P। तो S का यूनिट जो है वो क्या है? मोल पर DMQ है, और प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है? बार है। तो इसका ओवरऑल KH का यूनिट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? मोल पर DMQ पर बार। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। हेनरीज लॉ आपको करके ही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करके ही जाना है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे हेनरीज हो गया। फिर रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल गैस इज इक्वल्स टू इट्स इट्स मोल फ्रैक्शन एंड प्योर वेपर प्रेशर। यही है इसका डेफिन, यही इस फॉर्मूले को आपको वर्ड में बोलना है। दिस इज व्हाट पार्शियल प्रेशर, प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आपको इसी को अब इंग्लिश में बोल देना है। क्या बोलना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू, या फिर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इनटू नहीं लिखना है आपको, मल्टीप्लाइड वर्ड यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड का साइन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल गैस इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ये क्या हो गया आपका? राउल्स लॉ हो गया। राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ हो गया, तो ये आपको करके ही जाना है। हेनरीज और राउल्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश पॉइंट आता है वो क्या क्या आता है? तो डिस्टिंग्विश पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल के बीच में डिस्टिंग्विश पॉइंट, आइडियल हाँ। सोल्यूशन और नॉन आइडियल के बीच में डिस्टिंग्विश पॉइंट।
ठीक है। तो आइडियल में क्या क्या होते हैं, तो आइडियल में सब कुछ सेम सेम होते हैं, यानी कि अगर ए ए का अट्रैक्शन एंड बी बी का अट्रैक्शन जो है उसी के सिमिलर होगा या फिर कंपैरिबल होगा ए बी का अट्रैक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो रहेगा वो जीरो रहेगा। फिर चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग जो रहेगा वो भी जीरो रहेगा। चेंज इन प्रेशर जो रहेगा वो भी जीरो रहेगा। इसका एग्जाम्पल जो रहेगा वो बेंजीन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन होता है, ठीक है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या हो सकता है, ए ए एंड बी बी का अट्रैक्शन इज मोर देन ए बी का अट्रैक्शन, ए बी हो सकता है, और हाँ ए और बी बी का अट्रैक्शन इज लेस देन ए बी का अट्रैक्शन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, सेम यही। यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू, सॉरी डेल्टा पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो डेविएशन बनने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। समझ में आया। यस सर। यस डेल्टा सर। एच भी ऐसे ही हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट। यस सर। ठीक है। और इसमें क्या क्या आप एग्जांपल चिपकाओगे, तो एग्जांपल आप पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के कुछ कुछ एग्जांपल्स आप लगा देना। इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन हो गया, ठीक है। फिर कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन हो गया, फिनॉल और एनिलीन हो गया, ऐसे ये सब एग्जांपल्स आप चिपका सकते हो। तो यहाँ पे पहला डिस्टिंग्विश पॉइंट आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में आता है। दूसरा जो डिस्टिंग्विश पॉइंट है वो नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन के बीच में। और ये तो आप करके ही जाओ, ये आपको ना कभी कभी ऐसे भी इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन नेगेटिव डेविएशन बाय द ग्राफ, या फिर हाँ एक्सप्लेन हाँ। पॉजिटिव डेविएशन बाय द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ये आपको आना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इन दोनों को मिला देने का, और ऐसा नीचे और ऐसा नीचे, है ना। समझा। ये नेगेटिव डेविएशन का होगा, पॉजिटिव डेविएशन का कैसा होगा सर, तो ये ऐसा, हाँ ये ऐसा, ये ऐसा, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, है ना। यस। यस सर। अब हाँ इसको क्या करना है आपको, अब इसके नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में ए और बी के स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ए बी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है तो ज्यादा स्टेबिलिटी इसने गेन किया है, तो एनर्जी भी ज्यादा लिबरेट करेगा, एनर्जी भी ज्यादा लिबरेट करेगा, तो एनर्जी जो होगी वो लेस देन जीरो हो जाएगी इस केस में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये पास पास में आ गया है, पास पास में आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो, चेंज इन प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा जीरो से, ठीक है। समझा। यस सर। क्लियर है। और वॉल्यूम भी जो रहेगा वो भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ कम 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 है ना, सब कुछ कम 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 है। और पॉजिटिव डेरिवेशन में सब कुछ ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो डिस्टिंग्विश आपको याद ही रखने हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पे चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन डिप्रेशन इंक्रीज। इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें देखो ये दोनों के ऊपर ना एक डेरिवेशन आ सकता है, कैसा डेरिवेशन, एकदम आसान डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ना डेल्टा चेंज इन, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट का इसलिए के बी ले रहा हूँ, और मोलारिटी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, के बी एज इट इज रहेगा, और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट के लिए हम नंबर टू यूज करते हैं,
वेट ऑफ सल्यूट, देखो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है ना स्मॉल एम का, वो सिंपली क्या होता है, एन बाय W1 इन केजी होता है। ठीक है, तो अब एन क्या है यहाँ पे, तो N2 है। सल्यूट के बारे में हम बात करें तो एन इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमने यहाँ पे W से लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट M2 हो जाएगा, और यहाँ पे W1 इन केजी। ठीक है, अब मुझे इसको M2 के फॉर्म में लिखना है, मोलार मास ऑफ द सल्यूट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे M2 आ जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू KB इंटू W2, और यहाँ पे डेल्टा TB नीचे आ गया, और ये W1 इन केजी ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं कैसे में लिख सकता हूँ, तो इसी को मैं ऐसे में भी तो लिख सकता हूँ, कैसे में, देखो केजी है ना, अगर वो ग्राम में रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा डेल्टा TB। अगर वो ग्राम ओके। में है, अगर W1 की वैल्यू जो है वो किस में, ग्राम में है, तो उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब 1000 यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो ये 1000 जो है यहाँ से हट के ये ऊपर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आ सकता है, सेम ऐसे ही ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होगा, सेम एज इट इज। बस यहाँ पे डेल्टा TB के यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TF होगा, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपने स्टार्ट किया, यहाँ है, और इतने में खत्म हो गया, बस ये भी एक डेरिवेशन है। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेल्टा TB और डेल्टा TF के ऊपर अच्छे खासे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड एरिया अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे खासे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इस फॉर्मूले के ऊपर। और सिमिलरली डेल्टा TF के लिए बनता है, डेल्टा TF के लिए जो बनता है वो क्या होता है, KF डिवाइड W2 M2 इंटू W1, और ऊपर 1000 आ जाएगा इफ इट इज इन ग्राम। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जो और एक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर ना भर भर के क्या पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट। तो ऑस्मोसिस के बारे में हाँ। पूछा जाता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे सेमी में मेम्ब्रेन। पूछा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। फिर पूछा जाता है व्हाट इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। फिर पूछा जाता है हाइपर। हाइपोटोनिक। तो ये आपको हम्म। मालूम होना चाहिए सबके बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन। तौर पे। ठीक हाँ। है, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक क्या होता है, ऐसे दो प्रेशर। सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक दो में से एक का जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं, और जिसका कम रहेगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन। यस, तो हम अभी तक कहाँ पहुंचे थे, हमने यहाँ तक कवर किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोस, ये सब का ना एकदम सिंपल सा डेफिनेशन आपको रट लेना है, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है यहाँ पे ना ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस क्या होता है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर पेज नंबर आपको जानना है तो मैंने यहाँ पे खोल कर रखा है, पेज नंबर इज पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, ऊपर, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में दिया गया, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम द मोर डाइल्यूटेड इज नथिंग बट लेस कॉन्सेंट्रेटेड। ज्यादा डाइल्यूट कर दिया मतलब कंसंट्रेटेड, यस। कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया उसका। ठीक है, तो एक ही बात है, फ्रॉम मोर डाइल्यूटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड solution through a semi permeable membrane is called as osmosis। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल सा आपको बताना है। देखिए, अगर यहाँ पे मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाला, दो सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है और इसका 0.1 मोलार है। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो ये होगा, ऑस्मोसिस होगा, ऐसे ऐसे जाएगा टूवर्ड्स दिस, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम घटते जाएगा, इसका वॉल्यूम घटते जाएगा, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यहां से,
यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, किस लिए प्रेशर अप्लाई कर रहे हो? जो ऑस्मोसिस हो रहा है ना, उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल, खत्म। ठीक है। फिर आइसोटोनिक क्या होता है? तो ऐसे देखो, आइसोटोनिक क्या होता था, अगर यहाँ पे दो, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन ले रखे हैं, दोनों के यहाँ पे दोनों के जो न, ये है ना, कॉन्सेंट्रेशन और सेम है, ए भी 0.01 है, ए भी 0.01 है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, दोनों ग्लूकोज, एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। दोनों ही ऐसे देना जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहे। अगर देना है तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट दे दो, 0.1 NaCl बोल दो, 0.1 KCl बोल दो, परवड़ेगा, ये एग्जांपल भी परवड़ेगा। ठीक है, समझा? इतना क्लियर है? तो यहाँ से ये सोल्यूशन चैप्टर भी हाँ। होता है अपना खत्म, है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या आने के चांसेस है? तो सबसे पहले एसिड बेस की तीन थियरी होती है। एक होता है अरहेनियस एसिड बेस थियरी। फिर होता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी। ठीक है। फिर तीसरा जो होता है वो लुइस एसिड बेस थियरी, लुइस एसिड बेस थियरी। तो अरेनियस एसिड मतलब क्या? अ स्पीसीज विच कैन डोनेट H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, ये फर्क होता है। फिर बेस क्या होता है? तो बेस होता है अपना अ स्पीसीज विच कैन डोनेट OH माइनस, ये डोनेट और ये भी डोनेट। ठीक है, इन एक्वस मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप HCl ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप NaOH ले सकते हो। ठीक है, ये अपने हो गए अरेनियस एसिड एंड बेस विथ एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है? तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है विच कैन डोनेट H प्लस आयन। सर, अरेनियस एसिड भी तो H प्लस आयन डोनेट करता था, हाँ, लेकिन वहां पे जो मीडियम था ना, इट शुड बी एक्वस मीडियम, और कोई मीडियम नहीं चले। ठीक है, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टन ने क्या बोला, उसको ब्रॉड कर दिया। ऐसा नहीं बोला अरेनियस झूठ बोल के गया, ऐसा नहीं बोला। लॉरी ब्रॉन्स्टन ने क्या बोला, H प्लस तो डोनेट कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं एक्वस मीडियम होना चाहिए। अरेनियस ने क्या बोला था, एक्वस मीडियम ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। फिर लुइस बेस क्या होता है? तो विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, तो ये लुइस बेस हो गया, सॉरी, लॉरी ब्रॉन्स्टन बेस हो गया। ठीक है। अब लुइस एसिड क्या होता है? लुइस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, खत्म। लुइस बेस इलेक्ट्रॉन बेच, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर, खत्म। एक्सेप्टर के तौर पे कौन कौन हो सकता है? तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, जैसे कि BH3 हाइब्रिडाइज होता है, एक उसका पी का खाली खोखा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर रख सकता है। AlCl3 हो गया। ऐसे ये लोग क्या है? लुइस एसिड होते हैं। और लुइस बेस कौन कौन हो सकते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये सब, या फिर अल्कोहल हो गया, CH3OH, इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एज अ लुइस बेस। क्या हो जाएंगे? लुइस बेस। ठीक है, इतना समझा? क्लियर इतना? हाँ सर। हाँ। यस। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, लॉरी ब्रॉन्सन के ऊपर ना और भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन? तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने बोलता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि आपने रिएक्शन करवा दिया किसके किसके बीच में? तो आपने रिएक्शन करवाया है, मान लो HCl और अमोनिया के बीच में रिएक्शन करवाया है। ठीक है, अब आप इनमें से बताओ, इन दोनों में से कौन एज अ एसिड बिहेव करेगा? तो HCl की डोनेट अमोनिया? करें। ऑब्वियस है HCl सर, HCl। इसमें हाँ। सोचना ही नहीं है। तो एक एसिड है तो दूसरा क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। अब एसिड का काम क्या है? देखो लॉरी ब्रॉन्स्टन क्या करता है, लॉरी ब्रॉन्स्टन एसिड मतलब H प्लस डोनेट करना, और बेस का काम क्या है? H प्लस एक्सेप्ट करना।
तो ये एसिड है तो ये H प्लस डोनेट कर कर Cl माइनस बन जाएगा, और ये बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट कर कर NH4 प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये अब मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन की बात की है। HCl एक H प्लस डोनेट कर कर Cl माइनस बन गया, अमोनिया एक H प्लस एक्सेप्ट कर कर अमोनियम NH4 प्लस बन गया। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl क्या कर रहा है, Cl क्या कर रहा है बताओ, Cl क्या कर रहा है, इधर जाकर इसने एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि Cl ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप बोलोगे बेस। ये अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनियम क्या कर रहा है, NH4 क्या कर रहा है, इस साइड में जाकर एक H प्लस डोनेट कर दे रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एसिड। क्या बोलोगे, एसिड। ठीक है, तो ये एसिड, ये HCl एसिड है, इसका ये यहाँ पे Cl के साथ एक पेयर बन जाएगा, ये अमोनिया इस अमोनियम के साथ पेयर बना लेगा। इसी को ही हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। ए भी क्या हो जाएगा, ए भी आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ए भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएगा। समझा, आपको इतना याद रखना, यस अमोनिया सर। का इस साइड में जाकर क्या हो रहा, अमोनियम, तो ये दोनों पेयर बन गए आपस में। कभी कभी बच्चे इस HCl को पेयर बना देते इस अमोनियम के साथ में, ये गलत है भाई। HCl का उस साइड में जाकर क्या हो रहा है, तो Cl माइनस हो रहा है, अमोनिया का क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है उसका पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, या फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, देखो रिया, आपको दे देगा कि ले लो HCO3 ले लो माइनस, इसका बताओ, इसका इसका आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड बताना है। क्या बताना है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका कॉन्जुगेट क्या बताना है, एसिड। तो ये खुद क्या बिहेव करेगा, खुद कैसा बिहेव करेगा, देखो, इसका मुझे क्या पूछा गया है, इसका मुझे पूछा गया है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये जो खुद रहेगा ना, वो बंदा खुद एज अ बेस बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा, एज अ बेस। तो बेस का काम क्या है, H प्लस देना बेस। कि H प्लस लेना, H प्लस देना है, तो H प्लस दिलवा दो, तो H प्लस दिलवा दोगे तो ये CO3 माइनस बन जाएगा, CO3 - 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, समझा। अब इसी का मुझे पूछ दिया कि बताओ कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो इसका मुझे क्या चाहिए, कॉन्जुगेट बेस। बेस बोले तो एक क्या बिहेव करेगा, एक खुद एज अ एसिड बिहेव करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड लिखना था ना, तो एसिड क्या करता है, नहीं H प्लस देता है ना, हाँ सही तो लिखा था, CO3 - 2। ठीक है, अब मुझे इसका क्या पूछा, कॉन्जुगेट बेस पूछा है। ठीक है, तो ये खुद कैसा बिहेव करेगा, एक मिनट, हाँ इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस पूछा है ना, एसिड। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है यार, देखो, सुनो 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 सुनो, फिर से आ जाओ बैक टू नॉर्मल। ये HCO3 है, इसका मुझे क्या पूछा गया, कॉन्जुगेट एसिड। तब ये खुद कैसा रहेगा, हाँ। ये एज अ बेस रहेगा। बेस का काम क्या है, बेस का काम है H प्लस एक्सेप्ट करना, तो H प्लस एक्सेप्ट कर कर ये H2CO3 बन जाएगा। समझा, ये समझा। मुझे कॉन्जुगेट क्या पूछा गया था, एसिड पूछा गया था, तो कॉन्जुगेट हाँ। एसिड मत किसका बताने का है, तो HCO3 माइनस बताना था, तो उसको खुद ऐसा बेस कंसिडर करो। बेस का काम क्या, H प्लस एक्सेप्ट करना, तो H प्लस एक्सेप्ट करवा दो, खत्म, ये सब कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा गया है, इसी का क्या पूछा गया है, मुझे कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, इसी का कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, तो इसको मैं एज अ एसिड बिहेव करवाऊंगा। एसिड का काम क्या है, H प्लस डोनेट कर देना, तो ये CO3 - 2 बन जाएगा। ठीक है, समझा। तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड में क्लैरिटी है आपको। फिर से एक मैं बता देता हूं, आप अब आपको इसका सॉल्व करना है, बताओ। अमोनिया का अमोनिया का आपको कॉन्जुगेट बेस बताना है, और इसी का आपको कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है, फटाफट बताओ, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कम ऑन, आर यू देयर, हेलो। एसिड विल बी NH4 प्लस एंड हाँ, यस, तो अमोनिया का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड एसिड। विल बी एसिड NH4 क्या होगा, प्लस। तो इसको खुद एज अ बेस बिहेव करवाओ। बेस का काम क्या है, H प्लस एक्सेप्ट करना, तो H प्लस एक्सेप्ट करवा दो, यहाँ पे NH4 अमोनियम प्लस। बन गया।
फिर जब इसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए मुझे, तो ये एज ए एसिड बिहेव करेगा। तो एसिड का काम क्या होता है, H प्लस डोनेट कर देना, तो NH2 माइनस, यही आया था आपका। हाँ ओके, हाँ। वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इन शॉर्ट मैंने इतना बोल दिया, ठीक है। इन इनमें से तो देखो 100% क्वेश्चन आएगा। इन तीनों एसिड बेस थियरी में से कुछ ना तो कुछ आएगा, नहीं तो कॉन्जुगेट एसिड बेस तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये मैंने बताया ना आपको, कर पाओगे? नहीं भी कर पाओगे तो मेरा एक डेरिवेशन का पूरा वीडियो है, वो आप गो थ्रू कर, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो ये आपको करना ही ओके करना सर। है। इस चैप्टर में दो डेरिवेशन है, एक ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आप वीक एसिड भी ले सकते हो, वीक बेस भी ले सकते हो, दोनों का तरीका सेम है, बस एसिड लोगे तो के बी के टर्म में लिखना, बेस लोगे तो के, सॉरी, एसिड लोगे तो के ए के टर्म में लिखना, और बेस लोगे तो के बी के टर्म में लिखना। पहला डेरिवेशन है, और दूसरा डेरिवेशन है अपना पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, है ना। तो ये दो डेरिवेशन आपको ध्यान में रखने हैं, ये दोनों डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। दोनों डेरिवेशन में से मुझे ऐसी उम्मीद है कोई ना तो एक 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 डेरिवेशन तो 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। न्यूमेरिकल के लिए आप गो थ्रू कर सकते हो मेरा वीडियो, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, और इसके आयोनिक इक्विलिब्रियम के सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, और अगर कुछ भी नहीं करना है तो आप कम से कम जो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, और जो प्रॉब्लम में है वो वाले सारे क्वेश्चन कर लो, प्रॉब्लम नंबर 3.1, 3.2, 3.4, ऐसे कर लो, आपकी नैया पार जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो डेरिवेशन थे, फिर उसके बाद बफर के बारे में हम आ जाते हैं, बफर नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पे आपको पहले मालूम होना चाहिए वीक एसिड के लिस्ट, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिस्ट, फिर वीक बेस के लिस्ट और स्ट्रॉन्ग बेस के लिस्ट। अब इन चारों का कंपोजिशन, मतलब दो लोगों को बेगा कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हम्म। सॉल्ट बन सकता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड बताओ किससे बना है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, कि वीक बेस की स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ। NH। और मैंने ले लिया मान लो Na2CO3 ले लिया, ये बताओ किससे बना है, या फिर NaOH ही चलो ले लेता हूँ आपके लिए, नहीं NaOH क्या है, Na2CN ले लिया, बताओ ये दोनों सॉल्ट है कि नहीं है, पहले बताओ। आप याद करो रिया, ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना वो हमेशा बेस की तरफ से आता है, और ये जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा एसिड की तरफ से आता है। तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव पार्ट है ये आया है आपका बेस की तरफ से, और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये आया है आपका एसिड की तरफ से। तो ऐसा कौन सा बेस है जिसमें NH4 होता है, तो सर वो एक ही बेस है, NH4OH होता है। ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें Cl होता है, सर वो एक ही है, HCl, ठीक है। ऐसा कौन सा बेस होता है जिसमें Na आता हो, तो सर वो एक ही है, दैट इज NaOH। ऐसा कौन सा भी एसिड है जिसमें Cn आता हो, तो सर वो एक ही HC है, ठीक है। तो आपको अब मालूम होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा, ये तो बेस है, बेस मतलब वीक बेस है, वीक बेस है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्ट आना चाहिए रिया, कंपलसरी आना ही चाहिए, तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस टैकल कर पाओगे, ठीक है। और ये आएगा तो आपको बफर वाले भी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, एक सॉल्ट और एसिड, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना ही करना है, ओके, डन कर लोगे। अब वीडियो गो थ्रू कर सकते हो, मैंने वीडियो इसके रिकॉर्ड किए हैं ऑलमोस्ट सारे। अब इसके बाद आता है बफर, बफर में एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ये बफर। दोनों तो आप करके ही जाना है, एसिडिक बफर कैसे बनता है, बेसिक बफर कैसे बनता है, और इनके फॉर्मूले, फॉर्मूले के ऊपर देखो मैं 100% बोलता हूँ,
100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा एसिडिक बफर। और यहाँ पे इस स्लाइड में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड के एग्जाम में। इस स्लाइड पे से क्या है स्लाइड पे, तो यहाँ पे एसिडिक बफर कैसे बनता है, एसिडिक बफर कैसे बनता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड प्लस एनी स्ट्रॉन्ग बेस। फिर बेसिक बफर कैसे बनता है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और दूसरा इसका पीओएच का फॉर्मूला होता है पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहीं पे एक और होता है, यहाँ पे पी के बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। और यहाँ पे होता है पी के ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे फॉर्मूले हैं। समझा। तो ये अपना बफर हो गया। और बफर के कुछ ये भी एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि अपने बॉडी में जो बफर होता है वो कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट का होता है बफर। क्या करता है वो, पीएच के ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। 7.36 से लेके 7.42 तक होता है। इसके ऊपर हाँ। थोड़ा भी 0.2 का भी डिफरेंस आया तो समझ लो स्वाहा, हरिओम हो जाएंगे हम लोग। है ना। तो ऐसे बफर हाँ। होते हैं। पेनिसिलिन बनाने में कौन से यूज होते हैं, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, बफर के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये बफर वाला यहाँ पे पार्ट होता है। एंड फिर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूं तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये आपको आना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। मान लो मैंने पहले ले लिया है AlCl3 ले लिया है, इसको डिसोसिएट करने आना चाहिए। डिसोसिएट कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे Al, जो देखो यहाँ पे 3 है वो Al के ऊपर चले जाएगा, और ये यहाँ पे 1 है वो Cl के ऊपर चले जाएगा। तो Al के ऊपर +3 का चार्ज हो जाएगा और Cl के ऊपर -1। और यहाँ पे जो 3 है ये 3Cl रहेंगे। ऐसा ये डिसोसिएशन आता है ना। यस। यस सर। इसके आगे जो रहेगा वो एक्स की वैल्यू, इसके आगे जो रहेगा वो वाई की वैल्यू। ठीक है। हाँ अब सर। आपको मालूम होगा के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 1:1 है, इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो 3 पुट कर देता हूँ। तो 3:3 इंटू S⁻1+3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 का क्यूब होता है 27 और S⁻4। तो यहाँ पे के एस पी की वैल्यू क्या हो गई, 27 S⁻4 हो गई। अब क्या कर सकता है, सिर्फ इतना भी पूछ सकता है, एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, या फिर कभी कभी क्या बोलता है कि के एस पी की वैल्यू फाइंड करिए इफ द सॉलिबिलिटी की वैल्यू समथिंग। सॉलिबिलिटी की वैल्यू मान लो आपको दे दिया 1.2, अब इसका 4 टाइम करना है, तो इसको 4 टाइम्स ले लो, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ऐसा आप कर लो। और इसका मल्टीप्लीकेशन कर कर आप 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको के एस पी की वैल्यू मिल जाएगी। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, कभी कभी सॉलिबिलिटी की वैल्यू पूछेगा, के एस पी की वैल्यू दे दिया रहेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कंपलसरी लिख के ले लो। चाहे सिर्फ इतना एक्सप्रेशन, चाहे इसका न्यूमेरिकल, फिक्स है, आएगा ही आएगा 100%। ठीक। तो यहाँ पे अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम भी होता है स्वाहा। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक। ठीक है। डायना। थर्मोडायनेमिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बीच में डिस्टिंग्विश पॉइंट। पहले तो इसका मतलब एक ही सीधा सीधा उसका डेफिनेशन और उसके एग्जांपल से आपको याद ही होने चाहिए, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ठीक है, इसका डेफिनेशन डिफाइन करो, एग्जाम्पल, इसको भी डिफाइन करो, एग्जाम्पल। करेक्ट, डिफाइन एन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, डिफाइन करो और एग्जाम्पल सेम।
डिफाइन एन एग्जाम्पल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। इस स्लाइड पे से भी 100% बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, जो अभी स्लाइड आपके सामने है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मार्क माय वर्ड, 100% आएगा। फिर अगर और मैं प्रिसाइज कर दूं, और अगर मैं श्योरिटी के साथ बोलूं 100 का 200% अगर मैं बोलना चाहूं, तो यहाँ पे और कुछ ऐड कर लो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो चार टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी आपको आना ही चाहिए। फिर होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और फिर उसके बाद होता है थर्ड जो होता है वो आइसोकोरिक। और फोर्थ जो होता है वो आइसोबारिक। ठीक है। 100% में, अब 100 क्या, अब मैं 200% बोल सकता हूँ। इस स्लाइड पे से कुछ भी नहीं तो 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बोर्ड में, 200% श्योर। गलत में हो ही नहीं सकता। एडियाबैटिक में आपको इन सब के मैथमेटिकल इक्वेशन भी आपको याद रखने हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा ना। यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इसमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी लूला जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। एडियाबैटिक में क्या हो जाता है, क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे जो इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। इसके लिए क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ऐसे इनके लिए भी होता है। ठीक है। तो इस स्लाइड से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन का एक है डेरिवेशन। डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू होता है -2.303 एनआरटी लॉग ऑफ प्रेशर है, तो P1/P2 हो जाएगा। अगर यही सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे लॉग ऑफ वॉल्यूम के टर्म में रहेगा, तो V2/V1 हो जाएगा। खत्म। ये डेरिवेशन आप करके ही जाना, फिक्स है। मतलब मुझे ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि ये आने ही है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, समझा, क्लियर है। ओके, तो ये डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है रिया, तो और यहाँ पे आ सकता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल किसके ऊपर आ सकता है, तो न्यूमेरिकल आ सकता है हेस लॉ के ऊपर। किसके ऊपर आ सकता है, हेस लॉ के ऊपर आ सकता है। फिर उसके बाद एंथैल्पीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एंथैल्पीज में भी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी और नॉर्मल जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछना, है ना। तो यहाँ पे हैस लॉ भी आप कर लेना। हैस लॉ मैंने सिखाया था, करवाया मैंने, थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया है एक भी बार? नहीं, नहीं 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 पढ़ाया है? थर्मो नहीं कर। आता है ना फिर आपको, कि डाउट डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ आप कल हाँ। भी लेक्चर रखने बोलोगे तो मैं रख दूंगा। अगर किसी टॉपिक में डाउट रहेगा, आप टॉपिक लिख के रखना और मुझे एक बार शेयर कर देना, ताकि मैं उसकी पीपीटी बना लूं। ठीक है, तो टाइम हाँ वेस्ट नहीं होगा, चलेगा, डायरेक्ट अपन मुद्दे पे आ जाएंगे, है ना। चलेगा तो चलेगा। आप हाँ एक बार देख लेना कि क्या क्या डाउट है। आज कितना, 17 तारीख है ना, कल 18। कल का दिन आप नया पढ़ सकते हो कुछ, लेकिन परसों के दिन यानी कि 19 तारीख को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, कल के दिन आप चाहिए तो ठीक कुछ नया पढ़ सकते हो, है ना। नया पढ़ सकते हो कल के दिन, वो भी कुछ एक डेडिकेटेड टाइम रखना कि ये 2-4 घंटे ही नया पढ़ने हैं, लेकिन पूरा टाइम आपको रिवाइज, इस टाइम जितना रिवीजन करोगे उतना बेस्ट है। ठीक हाँ है। हाँ। तो अगर आपको लेक्चर यस। रखना रहेगा तो 2 घंटे का लेक्चर हम कल रख सकते हैं, नहीं तो बाकी पूरे टाइम आपको रिवीजन ही करना है ना। हाँ ठीक, नया पढ़ना रहेगा तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं उसको शॉर्टकट में पढ़ा दूंगा। आप इधर उधर टाइम पास मत करना, यूट्यूब हाँ पे हाँ। जाना, इधर उधर टाइम पास मत करना। जो भी पढ़ना रहेगा कल, मुझे 2 घंटे का टाइम देना और मुझे पहले ही बता देना ये पढ़ना है, मैं करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है। ओके तो ये हैश ठीक लॉ है। भी हो गया अपना। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट होता है खत्म। जो थ्योरेटिकल पार्ट आ सकता था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक और आ सकता है यहाँ पे,
दो डिस्टिंग्विश आ सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जो है ना, इसके बीच में डिस्टिंग्विश पॉइंट भी आ सकता है। और एक डिस्टिंग्विश पॉइंट होता है, वो किसके बीच में होता है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इनके बीच में डिस्टिंग्विश पॉइंट आ सकता है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है लेकिन देखे गए हैं, है ना। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच में ज्यादा चांसेस है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बीच में थोड़े बहुत कम ही चांस है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। एंड अब उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है थर्मो के बाद? थर्मो के बाद आता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद मैंने आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है? तो हाँ यहाँ पे हाँ हाँ। कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर, मोलार कंडक्टिविटी और सिर्फ कंडक्टिविटी, इन दोनों के ऊपर अच्छे से पढ़ना है और इसके फॉर्मूले करने हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं? तो कबर बिल्ला के इज इक्वल्स टू बी बाय आर, और बी इज इक्वल्स टू एल बाय ए, और क्या होता है? लेमडा इज इक्वल्स टू 1000 k/c। ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। k/1000 c बहुत रेयरली, एकदम रेयरली से रेयरली आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसको हटा ही दो। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 k/c, यही याद रखो। ठीक है, कबर बिल्ला यहाँ पे हो गया। ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रियल टाइम पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, Yes, अब sir. उसके बाद आता है कॉलरसिस लॉ। कॉलरसिस लॉ का डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन एज वेल एज इसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो इसके दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन एकदम सिंपल है, कोई एक सॉल्ट रहेगा, उसी को डिसोसिएट कर दो। मान लो कि आपके पास है लैम्डा नॉट ऑफ AlCl3 है। अब इसको आपको डिसोसिएट करना है, तो स्मॉल लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे Al+3 + 3 मोल्स ऑफ यहाँ पे स्मॉल लैम्डा ऑफ Cl-। तो ये हमने कर दिया। फिर और फिर दूसरा, ये एप्लीकेशन नंबर 1 के ऊपर बेस्ड है, एप्लीकेशन नंबर 1 के ऊपर बेस्ड है। एप्लीकेशन नंबर 2 के ऊपर कैसा होता है? जो चाहिए उन दोनों को ऐड करो, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट करो। मैंने बताया था, जो चाहिए उसको ऐड करो, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट करो, है ना, मैंने बताया था। यस। ठीक है, Yes, तो sir. कॉलरिसिस लॉ भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है फराडे। तो फराडे के ऊपर आपको क्या करना है? आपको न्यूमेरिकल करना है। बहुत फेमस क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन क्या? कि Zn+2 को Zn में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल है तो इंटू 2 कर दो सर, 4 मोल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 5 मोल है तो इंटू सर 5 कर दो, तो यहाँ पे इंटू 5 करोगे आप तो हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी Zn के फॉर्म में आए, एल्यूमिनियम के फॉर्म में आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उतना ही फराडे इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है वो। ठीक है, तो इसके ऊपर ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। Sir. और यहाँ पे फराडे के ऊपर और क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू, याद है ना आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, I × T/96,500 इंटू मोल रेशियो इंटू Please, मोलार मास, हाँ ये होता था। ठीक है, सबसे एग्जाम में हाँ आप मोल रेशियो और मोलार मास का फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म MR MM मत लिखना, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। आई किस में होना चाहिए? यहाँ पे शुड बी इन सेकेंड। आई, सॉरी, टी शुड बी इन सेकेंड, और आई जो रहेगा इट शुड बी एम्पियर इन आई शुड बी एम्पियर। इन एम्पियर ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एम्पियर अपना एग्जैक्टली फराडे के ऊपर। अब उसके बाद आता है सेल्स वाले। तो सेल्स वाले में आपको नस्ट इक्वेशन मैंने बताया था, नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला भी बताया था। क्या? पहले तो ये वाला फॉर्मूला E0 सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, याद है? ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, ये यस सर। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद ई सेल, नस्ट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला था ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल -2, सॉरी -0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने बताया था, आरपी कैसे चूज करने का।
आर पी, आर पी, है ना, याद है। सी। डबल यस सर। वर्टिकल लाइन क्या है, हाँ। सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज पे आए तो सॉल्ट ब्रिज की मुझे याद सॉल्ट आई, तो ब्रिज सॉल्ट, भी आते हैं। सॉल्ट ब्रिज में दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो सबसे पहला जो है उसका कंपोजिशन, सॉल्ट ब्रिज का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट, मार्क कर कर रखो। और इसके फंक्शंस, तो इसके तीन फंक्शंस होते हैं, एक तो दोनों को मिक्स नहीं होने देता है, और एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, दो तीसरा है सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन सॉल्ट होता है, अमोनियम नाइट्रेट ले लो प्लस 5% अगार सोल्यूशन, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में हो गया। फिर उसके बाद SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसकी डिफिकल्टीज आ सकती है, ऐसा बोला जा सकता है कि मेंशन इट्स डिफिकल्टीज टू सेटिंग, ठीक है। तो तीन डिफिकल्टीज होती है, सबसे पहला क्या, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, पहला डिफिकल्टी यही है। इट इज क्या मैंने बोला, मतलब इसका जो प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस होता है ना, वो ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता है। फिर दूसरा क्या, कि उसको 1 बार पे मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है, उसका मोलैरिटी जो 1 मोलार है उसको भी मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो गैस है, तो उड़ उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तो उसकी मोलैरिटी तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो SHA के बारे में ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद अब आते हैं, वो मैंने बताया था आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना, ऐसे ऐसे, जो एनोड रहेगा यहाँ पे एनोड हाँ। रहेगा, और यहाँ पे कैथोड रहेगा। एनोड्स के साथ में जो कैथोड रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, एक्वस फेस में रहेगा। और कैथोड के साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, वो भी एक्वस फेस में रहेगा। ए एनोड इट शुड बी इन सॉलिड स्टेट, और कैथोड ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर है ना, ठीक। यस तो ये सर। सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ बनाना। फिर उसके बाद सेल्स के बारे में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ड्राई सेल, ड्राई सेल को लेक्लैंके सेल भी बोला जाता है। तो लेक्लैंके सेल का आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डायग्राम में बोलो ना, ऑलमोस्ट सभी सेल के डायग्राम आप याद कर लो, ठीक है, डायग्राम आपको आना ही चाहिए, है ना, सभी सेल्स के डायग्राम आने चाहिए। डायग्राम इसी चैप्टर से है जो एक्सपेक्टेड है। डायग्राम देखो कहाँ कहाँ से आ सकता है, सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम पूछा जाता है, SHE का डायग्राम पूछा जाता है, फिर ड्राई सेल का डायग्राम पूछा जाता है, फिर लीड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम पूछा जाता है, फिर और किसका, बस इतना। और हाँ बस इतना इनफ है, ये डायग्राम यहाँ से क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, समझा। तो ये डायग्राम आपको, इतने के डायग्राम आने ही चाहिए, फिक्स से आने ही चाहिए, क्लियर इतना, ठीक है। तो ये ड्राई सेल भी यहाँ पे, यस सर। ये सारे के सारे सेल्स के ऊपर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अपना केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको चार डेरिवेशन करने हैं, चार डेरिवेशन। तो यहाँ पे दो डेरिवेशन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। तो एक तो इसका इंटीग्रेटेड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर का ही हाफ लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो ऑर्डर की बात चलेगी, जीरो ऑर्डर का भी इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर, और फिर यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। तो ये चार डेरिवेशन आप कर ही लेना, ये मैंने डेरिवेशन उस वीडियो में लिया है, अगर आपको डाउट रहेगा तो आप गो थ्रू वहां से कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे भी एक डिस्टिंग्विश आने की पॉसिबिलिटीज होती है, एक मॉलिकुलैरिटी, मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश आने की पॉसिबिलिटीज है, हाई पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब इसके ऊपर और भी एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल किस किस टाइप के रहेंगे, बहुत ही आसान आसान है, आप चाहिए ना तो आज सॉल्व करिए, इसको केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल, स्टार्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम नंबर में, प्रॉब्लम नंबर 6.1, 6.2, 6.3, ये सब सॉल्व करिए। इंटेक्स क्वेश्चन के सर। हाँ, इंटेक्स क्वेश्चन के। हाँ इन टेस्ट क्वेश्चन और प्रॉब्लम वाले ओके। भी, इतने सॉल्व करो। हाँ। अगर आपको डाउट है तो आप कल वाले में आप पूछ सकते हो, अगर रखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट होता है खत्म। अच्छा, इसी में सूडो फर्स्ट ऑर्डर, केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है।
तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। और लास्ट में जो होता है ना यहाँ पे अरेनियस एसिड, सॉरी अरेनियस कोलिजन थियरी वो। यस, यहाँ पे मैं बोल रहा था कि अरेनियस इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरेनियस, अरेनियस एसिड बेस नहीं, यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन होता है। वो क्या होता है, सॉरी, के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये अरेनियस इक्वेशन है, इसमें सबका टर्म्स मालूम होना चाहिए। तो ए इज, के को हम बोलते हैं अरेनियस कांस्टेंट, और ए को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, और ई, ई तो एक्सपोनेंट है, ई ए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अरेनियस इक्वेशन कर लेना, सूडो यस फर्स्ट सर। ऑर्डर करके ही जाना। फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटीज हाइयर है, बहुत ज्यादा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो ऐसे कुछ रिएक्शंस जो देखने में लगते हैं ये हाइयर ऑर्डर रिएक्शन है, बट वो एक्चुअल में लोअर ऑर्डर रहता है। देखने में कैसे लगते हैं, ये हाइयर ऑर्डर रिएक्शन है, हाइयर हो रहा बट वो है, एक्चुअल में कैसे होते हैं, लोअर ऑर्डर होते हैं। लोअर तो होते इसके हैं। दो ही एग्जांपल है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप कोई भी एक एस्टर ले लो, चलो एस्टर क्या होता है, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ CH3, ये क्या हो गया, एस्टर हो गया। इसको हम बोलते हैं इथाइल आसिटेट, सॉरी इथाइल, हाँ इथेनॉइड बोलेंगे, इथाइल इथेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, सॉरी इथाइल हाँ। नहीं, मिथाइल है ना ये, एक ही कार्बन है ना, तो यहाँ पे मिथाइल इथेनॉइड। ठीक है, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो यहाँ पे देखो दो लोग इन्वॉल्व तो हो रहे रिएक्शन में, एक एस्टर और एक यहाँ पे पानी। लेकिन ये पानी इतना ज्यादा अमाउंट में है, इतना ज्यादा अमाउंट में है कि थोड़ा सा पानी लेकर यूज भी कर लोगे ना तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी लेकर आ जाओगे तो समुद्र में सूखा पड़ जाएगा क्या, नहीं नहीं। नहीं। तो इसका मतलब वहां ये वाटर इतना एक्सेस में है कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कोई मायने रखता नहीं है। ठीक है, तो वाटर के साथ जैसे इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इथेनॉइक एसिड और यहाँ पे मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है इसका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। दूसरा एग्जांपल इसका सिंपल सा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, C12H22O11, H2O के साथ में ट्रीट कर दो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाएंगे। ठीक है, यही दो एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, तो ये देखो ये यस रिएक्शन सर। कैसा लग रहा है, ये रिएक्शन देख के लग रहा है कि ये हाइयर ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सूडो, सूडो मतलब नकली, नकली। तो देखने में लग रहा है हाइयर है लेकिन एक्चुअल में होता है वो लोअर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। इसी को बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके दो ही एग्जाम्पल है, आपको याद ही रखना है, यही दो एग्जाम्पल में से कोई एक चिपका कर आना एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना होता है केमिकल काइनेटिक्स भी डन। अब आते हैं हम पी ब्लॉक के ऊपर। तो पी ब्लॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं सर बता रहा इलेक्ट्रॉनिक हूँ, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ट्रेंड। ट्रेंड्स में भी अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे पहला जो ट्रेंड आपको करना है अटोमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई का ट्रेंड, अटोमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई। दूसरा जो ट्रेंड करना है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर ट्रेंड करना है। ठीक है, तीसरा जो है वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आ, और क्या आ सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तीन ट्रेंड तो आपको करने ही करने हैं, ये तीन ट्रेंड तो आपको करने ही करने हैं कंपलसरी। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, फिर आयोनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो मैं जनरल ट्रेंड यहाँ पे बता देता हूँ, और ये आपको कि क्या होते हैं जनरल ट्रेंड, चाहिए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब डाउन द हम ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक रेडाई का ट्रेंड बता दूं, एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई का ट्रेंड, ठीक है, तो सीधा सीधा है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड
अक्रॉस द पीरियड क्या होता है यहाँ पे, अक्रॉस द पीरियड बोलो या फिर लेफ्ट टू राइट, तो सीधा सीधा आयनिक रेडाई और एटॉमिक रेडाई का जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, या लेफ्ट टू राइट। फिर यही, इसी को मुझे डाउन द ग्रुप में स्टडी करना है, डाउन द ग्रुप, एक ही ग्रुप में, ग्रुप नंबर 15 में नीचे 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 जाएंगे तो एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई का ट्रेंड क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप, सीधा उसका अपोजिट, अक्रॉस द पीरियड का अपोजिट हो जाएगा। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे यानी कि टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए, इसका एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई विल इंक्रीज। ठीक है, समझाए, क्लियर इतना। फिर अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड विल इंक्रीज, अक्रॉस द पीरियड विल इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डाउन द डिक्रीज। ग्रुप हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, समझा। बस यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होता है, ग्रुप नंबर, देखो ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 में होता है। अब अपने को लगता है कि एक ग्रुप नंबर 15 और 16 अक्रॉस द पीरियड में कंसिडर किए जाएंगे, जब दो ग्रुप की बात चलेगी तो अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 पहले आता है, ग्रुप नंबर 16 बाद में आता है, तो ऐसा नियम के हिसाब से ग्रुप नंबर 16 का आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 ज्यादा हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, तो ये होता है यहाँ पे P3 की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे P4 की कॉन्फ़िगरेशन है। आपको मालूम है पी ऑर्बिटल, पी सबशेल में तीन ही ऑर्बिटल होते हैं, जब तीन इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि हाफ फिल स्टेबिलिटी इसने गेन कर रखी है, हाफ फिल स्टेबिलिटी इसकी है, तो हाफ फिल स्टेबिलिटी इज मोर स्टेबल देन द P4 की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, नियम के हिसाब से एज पर ट्रेंड ए था, एज पर ट्रेंड ए था, इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो ग्रुप नंबर 15 का आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16 ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, समझा, ये होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड आयनेशन एंथैल्पी है। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड मैंने यहाँ पे बता दिए। तीसरा जो ट्रेंड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्लियर है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लेकिन दो जगह एक्सेप्शन है, एक ग्रुप नंबर 16 में एक्सेप्शन है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो होता है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज की डिक्रीज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है अक्रॉस द पीरियड वो होती है इंक्रीजेस। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है सर, तो डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज, सिंपल। ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 में एक्सेप्शन है, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 में। ठीक है, ग्रुप नंबर 17, देखो ग्रुप नंबर 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ए क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, ऑक्सीजन का, लेकिन इसकी साइज छोटी होती है, उस वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट ये पूरे ग्रुप में सबसे छोटा होता है। कम होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यस सर। सल्फर की है, फिर सेलेनियम की, फिर टेलोरियम की, फिर ऑक्सीजन की। ऐसे ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये होते हैं। तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन कर लेते हैं आपस में इंटरचिंटर, यानी कि क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आना चाहिए, फिर ट्रेंड आना चाहिए, ट्रेंड में एटॉमिक और आयनिक रेडाई, फिर आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है एनालोमस बिहेवियर, एनालोमस, एनामोलस की एनालोमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एनालोमस बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एनालिस, एनालिस ऑक्सीजन, बिहेवियर। फ्लोरीन,
इन दोनों का एनालोमस बिहेवियर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है एनालोमस बिहेवियर? तो 3 पॉइंट तो आप लिख के आना ही आना, ठीक है। क्या? ऑक्सीजन का उसके ग्रुप में सब, ऑक्सीजन का एनालोमस मतलब ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, अपनी फैमिली के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग ही होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पहला स्मॉल अटोमिक रेडाई, स्मॉल अटोमिक रेडाई रेडियस, ठीक है, स्मॉल अटोमिक रेडियस। दूसरा क्या होता है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रेंड में एक चीज मिस कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे चौथा जो ट्रेंड है इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, डी ऑर्बिटल नहीं होते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। ऐसे में याद रखता हूँ, चाहिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर लिख दो, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर यहाँ पे अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डी ऑर्बिटल नहीं होते, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता। तो ये चार मोस्ट कॉमन एनोलोमस बिहेवियर हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन। और चाहिए तो आप और अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि O2 इज डायटोमिक, रेस्ट अदर आल पॉली अटोमिक, ठीक है ना। ऐसे ऐसे और भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ये चार तो कॉमन ही है। वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डी ऑर्बिटल नहीं होते, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी 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 सॉरी, हायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन नहीं स्टेट में जाता। नहीं जाता, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता। जैसे कि ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स +2 में जा सकता है, लेकिन सल्फर आपको मालूम है मैक्स टू मैक्स +6 में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में भी है। 1 मिनट रुकना तो बस। यस, तो यहाँ पे चार आपको लाइन याद ही होनी चाहिए। पहला क्या है? वो स्मॉल एटॉमिक रेडाई होता है, फिर दूसरा हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और थर्ड क्या होता है? अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता, ठीक है। तो ये चार एनोलमस बिहेवियर लर्न होने ही चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड मालूम है? हेलोजन और हेलोजन के बीच के कंपाउंड्स, जैसे कि आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे IF5 बन सकता है, IF7 बन सकता है, ठीक है। ऐसे ये सब होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, IF5 IF7 ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पे ClF3 ClF5 ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसमें क्या पूछता है मालूम है? कि इसका शेप बताओ। तो शेप बताओ, मैंने हाफ विम का आपके साथ में डिस्कस किया है, हाफ विम का, यस और नो? यस सर। हाफ विमका के थ्रू आप सबका शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हाफ विमका आपको आना ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे? क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स, और फिर सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड चार होते हैं, ठीक है। एक होता है HClO, दूसरा होता है HClO2, तीसरा होता है HClO3, और चौथा होता है HClO4, ठीक है। ये चार यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स है, ठीक है। सबसे पहला जो है यहाँ पे क्या है? इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड, ये है आपका फर्स्ट क्लोरिक एसिड, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है तो यहाँ पे लग जाए हाइपर, हाइपर
हाइपर क्लोरिक एसिड, या फिर उसको प्यार से हम पर क्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोरिक मतलब क्लोरीन जब +5 में रहता है तो क्लोरिक बोला जाता है, जब उससे ज्यादा हो जाए तो हाइपर क्लोरिक, जब +5 से कम यानी कि +3 में रहे तो इसको हम बोलते हैं क्लोरस एसिड, ठीक है। और जब ये +1 में रहे तो इसको हम बोलते हैं हाइपो, हाइपो मतलब कम। जैसे आपने पढ़ा था हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक फोटोनिक। मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है, हाइपर मतलब जिसका ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सी एसिड 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं इसी फॉर्मेट में याद रखने का, जैसे मैंने लिखा है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। जो +5 का ऑक्सीजन स्टेट में उसको क्या बोला जाएगा, क्लोरिक एसिड। अगर उससे ज्यादा हो गया, +7 में हो गया तो पर क्लोरिक एसिड, अगर उससे कम तो क्लोरस, और फिर हाइपोक्लोरस होगा। क्लियर इतना। यस फिर सर। सल्फर के ऑक्सी एसिड से, इसके तो बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, ऐसा होता है। फिर मार्शल एसिड होता है, मार्शल एसिड क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH OH, इसको हम बोलते हैं मार्शल एसिड, ठीक है ना। मार्शल एसिड यस इसको सर। बोलते हैं। अब इसी में एक ही ओ रहेगा तो इसको हम बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH OH, इसको हम बोलते हैं। देखो, दो सल्फ्यूरिक एसिड को लेने का और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो, तो हिट किया, हिट करने को हम बोलते हैं पायरो। पायरो, पायरो मतलब हिट करना। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, तो दो सल्फ्यूरिक एसिड लेकर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट करवा दिया तो वहां से बनता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। मार्शल एसिड, यहाँ पे देखो जहां पे दो दो ओ की लिंकेज होती है तो उसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। आपको और मालूम होगा ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, HOH होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं हाँ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओ की लिंकेज यानी कि पर ऑक्सी लिंकेज। तो मार्शल एसिड का एक दूसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई डाइसल्फाइड। सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ऐसे ही एक मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको प्यार से हम कैरो एसिड भी बोलते हैं, कैरोज एसिड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज तो है, पर ऑक्सी लिंकेज तो है, लेकिन सल्फर कितना है, एक ही है। तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी। पर ऑक्सी क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लिंकेज है। तो पर ऑक्सी लेकिन एक ही सल्फ्यूरिक है, दैट्स वाई मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर। यस सर। तो यहाँ पे अपना पी ब्लॉक भी होता है एंड, है ना, पी ब्लॉक भी खत्म होता है यहाँ पे। मैंने जो जो बोला वो आप पॉइंटर्स याद रखना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर, यानी कि ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन के ऊपर। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आप यहाँ से तीन चार चीजें अच्छे से कर पाओगे। एक, सबसे पहले क्या, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। यस, निकाल पाओगे। फॉर्मूला यस मालूम है, सर। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू √ऑफ n, n+2 Bm, ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पा रहे हो, फिर उसके बाद कलर प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, कलर प्रॉपर्टी भी। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कलर होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। सेम विथ मैग्नेटिक मोमेंट, यस अगर सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। और फिर आपको ये सेम चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को आना ही चाहिए यहाँ पे फॉर श्योर। फिर इसके बाद यहाँ पे भी ट्रेंड पूछे जाते हैं। ट्रेंड कहाँ पे पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आयोनिक, आयोनिक रेडाई,
या फिर एटॉमिक रेडाई का ट्रेंड। तो सेम वही ट्रेंड है जो मैंने जिसमें प्रीवियसली लिखा था, क्रोमियम डायमंड अक्रॉस द आयरन। पीरियड आयनिक रेडाई और एटॉमिक रेडाई विल इंक्रीज। फिर दूसरा जो ट्रेंड है वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सीधा सीधा अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, मैंने आयनिक रेडाई का मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। इंक्रीज होता अक्रॉस द पीरियड साइज विल डिक्रीज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा ट्रेंड के मुताबिक। ठीक है, समझा इतना? है। यस सर। ओके। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आना चाहिए इंडस्ट्रियल कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इन इंडस्ट्रियल साइट, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज इंडस्ट्रियल कंपाउंड। दैट्स इट, खत्म। ये इसका डेफिनेशन क्या है। स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब फंस चुके हैं। कहां पे फंस चुके हैं, तो इंडस्ट्रियल साइट पे फंस चुके हैं। इंडस्ट्रियल साइट पे फंस चुके हैं। ठीक है। तो फंसने की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल कंपाउंड। ठीक है। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी आपको लर्न करने हैं कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड जो होते हैं वो पैरेंट मेटल के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी घट जाती है। ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझा? और फिर क्या याद रखने हैं, तो यहाँ पे फेरस और नॉन फेरस के बीच में कंपैरिजन, फेरस और नॉन फेरस के बीच में कंपैरिजन याद रखने हैं। और इसके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। फेरस अलॉय मतलब ऐसा अलॉय जिसमें आयरन का कुछ ना तो कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया, दैट इज फेरस अलॉय। नॉन फेरस अलॉय क्या होता है, अलॉय तो बना है लेकिन उसमें आयरन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे दो ही अलॉय अपने पास है, एक है आपका ब्रॉन्ज और दूसरा है ब्रास। ठीक है, तो ब्रास जो बनता है वो दो लोगों के मिक्सचर से बनता है। किससे किससे, तो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बनता है। ब्रॉन्ज किसके मिक्सचर से बनता है, तो कॉपर और टीन के मिक्सचर से बनता है, स्टैनस। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे फेरस और नॉन फेरस के बीच में भी आपको कंपैरिजन आना ही चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कमिनोफोर, KMnO4 और K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, यस शायद पढ़ाया सर। है मैंने। ठीक है, तो ये तो पूरा। मैंने डिस्कशन में लिया रहेगा। तो ये यहाँ से टॉपिक आ सकता है। और यहाँ पे एक और भी होता है, यूजेस ऑफ KMnO4, यूजेस ऑफ KMnO4। ठीक है, इसके यहाँ से भी टॉपिक अच्छे खासे क्वेश्चंस, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रेयरली आ सकता है। लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 आप करना ही करना, यहाँ से क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। ठीक है, सब कॉल यस करता हूँ सर। मैं आपको। ठीक है, तो इतना हुआ। ठीक, अब उसके बाद और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके बाद अब अपना चालू हो जाता है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज। तो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। आपको मालूम ही होना चाहिए लेंथेनॉइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सीरियम से, मैंने बताया था, सीरियम से हीलियम से लुटेशियम, एक लुटेशियम। मिनट रुकना तो, या सीरियम से लुटेशियम, ऐसा बोलते हैं ना। 58 से 78, 58 से 71 सीरियम से लुटेशियम। ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 6 कहते हैं हम लेंथेनॉइड। फिर उसके बाद इसका एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, 9090 से 103 थोरियम से लॉरेंशियम। ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 7 कहते हैं हम एक्टेनॉइड्स। ठीक है, तो ये आपको मालूम ही होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन जहां जहां पे आता है, तो सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनली डी ऑर्बिटल में इंटर कर लेता है। फिर सिमिलरली गैडोलिनियम में भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनली डी ऑर्बिटल में इंटर करता है। और लुटेशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में यहाँ पे इंटर कर लेता है। ठीक है, ये 3 चीज में यहाँ पे होता है एक्सेप्शन। ठीक है, समझा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस आना चाहिए, सर। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे एक होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको इंट्रोडक्शन। बच्चे देख कर डर जाते हैं।
तो एकदम आसान है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? तो आप बताओ, सीरियम से अगर आप लुटेशियम तक जा रहे हो, सीरियम, प्रीजोडाइनियम, नियोडाइनियम, फिर प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोजियम, होलियम, एर्बियम, थूलियम और ल्यूटेशियम, ऐसे आप जा रहे हो। तो ये क्या जा रहे हो आप? अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो? बताओ आप। ऐसे तो डाउन द देख के लगता है सर कि अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं, में डाउन लेकिन द वो ग्रुप ऐसे है। टेंथ में है एक, वो हाँ, जो है लेंथ में है। ग्रुप नंबर 3 में ही है ना सारे के सारे, लेकिन देखने पे कैसा लग हाँ। रहा है? देखने पे कैसा लग रहा है? तो अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? अक्रॉस द डिक्रीज। पीरियड साइज क्या होती है? साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होते जाती है कि इंक्रीज होते जाती है? अरे बोलो। डिक्रीज होती जाती है खूब। हाँ, डिक्रीज होते जाती है। तो डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज को मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता हूँ? कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ऑब्वियस। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो। होता है। हाँ, तो लेंथेनॉइड जैसे जैसे सीरियम से लुटेशियम तक जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका साइज क्या होते जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है। तो इसी को ही तो हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम यही चीज ऑब्जर्व होती है एक्टिनॉइड सीरीज में भी। तो उधर क्या बोलते हैं सर? तो उधर बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्लियरिटी है? ओके। फिर उसके यस बाद सर। और क्या आ सकता है? तो यहाँ पे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में और एक आ सकता है, इनके बीच के डिस्टिंग्विश पॉइंट, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स के बीच का डिस्टिंग्विश पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, वो आप याद कर लेना। टेक्स्ट बुक में मालूम है हाँ कहाँ पे सर। दिया है? कि शेयर करके बताऊं? हाँ, मैं नहीं चलो नहीं, शेयर पता करके है बताता पता हूँ। है, बुक लेके बैठी पता हूँ। है ना? पक्का श्योर हो? अरे सर पता है। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर टाइम पास नहीं करते, मैं इसी पे स्टिक रहता हूँ। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के बीच में डिस्टिंग्विश पॉइंट आपको आना ही चाहिए, कंपलसरी आना ही चाहिए। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? अब ये चैप्टर भी होता है एंड। अब उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा रिया? तो इसके बाद आएगा अपना कोऑर्डिनेशन पार्शियल केमिस्ट्री। डेरिवेटिव नहीं, कोऑर्डिनेशन। नहीं, हाँ कोऑर्डिनेशन हाँ। बाकी है ना भाई, अभी एक चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्नर थियरी। वर्नर के 4 पॉस्टुलेट होते हैं, याद है? 4 पॉस्टुलेट मैंने करवाया है अच्छे से, है ना? 4 पॉस्टुलेट होते हैं, चारों हाँ पॉस्टुलेट सर। आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। फिर उसके बाद डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में डिस्टिंग्विश मैंने करवाए थे। ठीक है, वो भी याद होने चाहिए। फिर हाउ टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल हाँ। एज ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर और क्या? आयुपेक नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयुपेक नेम। ठीक है, आयुपेक नेम मतलब कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका क्या करने आना चाहिए? आयुपेक नेम लिखने आना चाहिए, और अगर आयुपेक दिया रहेगा तो उसका कंपाउंड लिखने आना चाहिए। कन्वर्स इज ट्रू। ठीक है, दोनों ही साइड आपको आना चाहिए, है ना? डन हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। ओके। और फिर एक और चीज है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। इलेक्ट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, तो होमोलैप्टिक मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक क्या होता है? तो जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। ओके, यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अनदर इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना? नहीं, ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पहले आता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पहले बता देता हूँ। यस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सर। में 4 आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आइसोमर्स है। तो फर्स्ट आइसोमर्स विल बी आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरा आइसोमर्स जो रहेगा, आप कुछ भी ले लो, लाइक कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ले सकते हो, है ना? फिर
तीसरा आप लिंकेज ले लो, लिंकेज आइसोमर्स। और चौथा जो होगा फोर्थ वन विल बी हाइड्रेट आइसोमर्स, या यस फिर सर। उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स भी बोला जाता है। ठीक है, समझा? अब जो दूसरा आइसोमर्स होता है उसके भी दो हाँ टाइप सर। होते हैं। उसमें एक यस होता सर। है ऑप्टिकल आइसोमर्स, और जो होता है आ, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स और जो दूसरा वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कंपलसरी क्या प्रेजेंट होना चाहिए? पॉलीडेंटेड लिगैंड। पॉलीडेंटेड लिगैंड मतलब जो बाइडेंटेड होते हैं, ईएन हुआ, सी ओ ऑक्सलेट, C2O4। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में पॉलीडेंटेड लिगैंड का प्रेजेंस कंपलसरी है, अगर वो नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस ट्रांस जो शो करता है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म भी क्लियर है। आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है? तो सेकेंडरी स्फीयर और प्राइमरी वैलेंसी में जो इंटरचिंटर होता है उसे कोई तो हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। लिंकेज, लिंकेज आइसोमर्स में क्या कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए? एम्बीडेंटेड लिगैंड। अच्छा, एक चीज यस सर। मैं मेरे से मिस हो गई, और दूसरी वो चीज क्या है यहाँ पे? लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिगैंड का क्लासिफिकेशन। तो लिगैंड को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मोनोडेंटेड, एक होता है पॉलीडेंटेड, और एक होता है एम्बीडेंटेड। ठीक है, तो मोनोडेंटेड मतलब क्या? जिसके पास एक ही डोनर एटम हो उसी को हम बोलते हैं मोनोडेंटेड। पॉलीडेंटेड अगेन तीन टाइप में क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा? तो बायडेंटेड, और बायडेंटेड दो ही में है क्या? बायडेंटेड और हेक्साडेंटेड है ना। ट्राइडेंटेड का तो एग्जांपल आप में लिया ही नहीं है। तो बायडेंटेड और हेक्साडेंटेड है। हाँ। एम्बीडेंटेड में ऐसे जो मतलब एट अ टाइम एक ही साइड से डोनेट करेंगे, लेकिन उनके पास तो कैपेसिटी होती है दो को डोनेट करने के लिए, जैसे कि NO2। दोनों साइड से NO2 कर मैंने सकते लिखा, हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन विल NO2। डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मेटल, लेकिन इसको मैंने लिखा ओ नो। तो ओ नो वाले में ऑक्सीजन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक एग्जांपल है इसका SCN। SCN लिखूंगा तो सल्फर विल मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। अगर मैं इसको NCS लिखता हूं तो नाइट्रोजन विल मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। ठीक है, अब बायडेंटेड लिगैंड में दो टाइप होते हैं, मतलब दो एग्जांपल है मेनली। एक EN है, EN का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमाइड। और दूसरा एग्जांपल जो है OX यानी कि ऑक्सलेट बोलते हैं, C2O4-2। और EN क्या होता है यहाँ पे? NH2, CH2 और NH2। ठीक है, और हेक्साडेंटेट का एक ही एग्जांपल है, दैट इज EDTA, EDTA। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, और मोनोडेंटेट यस। के तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। तो लिगेंड्स के ऊपर भी ना ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है रिया, ये आप याद रखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है कि लिगेंड को क्लासिफाई करिए। ठीक है, तो लिगेंड को क्लासिफाई करना है आपको विथ एग्जांपल, उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके एग्जांपल्स लिखने हैं, दो दो तीन तीन एग्जांपल लिख दो। बायडेंटेड का पूछेगा तो उसके दो दो एग्जांपल लिख दो, EN और OX। हेक्साडेंटेड का एग्जांपल लिख दो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्लाइड पे से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको लिगेंड के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर लिंकेज आइसोमर्स में मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए? एम्बीडेंटेड लिगैंड, यानी कि NO2 या फिर HCN में से कुछ तो प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ही लिंकेज आइसोमर्स पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट आइसोमर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे डबल डब्बा रहेगा, डबल डब्बा, है ना। तो क्या होता है? सेंट्रल एटम सीधा सीधा एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। सॉल्वेट आइसोमर्स इज नथिंग बट आयोनाइजेशन आइसोमर्स। बस यहाँ पे एक्सचेंज जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स या फिर हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है। अब दूसरा जो रहेगा वो CFT और VBT के ऊपर। VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। और यहाँ पे एक और भी है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस प्लैटिन का यूज क्या होता है? तो कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, बड़े होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है,
और दूसरा क्या होता है, ईडीटीए। तो ईडीटीए का दो यूज है, एक तो वाटर के फिल्ट्रेशन में काम आता है, और जो दूसरा होता है वो पॉइजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, आपको मालूम है, बायो वाले हो तो आपको मालूम है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, और Fe यानी कि आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके मतलब मैग्नीशियम के जो कंपाउंड होते हैं, मैग्नीशियम के जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं, और Fe के आयरन के जो कंपाउंड होते हैं वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो यस इसके सर। एप्लीकेशंस हो गए। फिर ईडीटीए का मैंने बताया, ईडीटीए का क्या हो सकता है। और सिस्प्लैटिन क्या है, एंटी कैंसरस कैंसर। एजेंट है, ठीक है। यस। तो ये अपने इसके एप्लीकेशंस भी हो गए। फिर वीबीटी और सीएफटी आप कर पाओगे अच्छे से। वीबीटी हाँ सर। सीएफटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अच्छे से आना ही चाहिए, तो ही आप वीबीटी सीएफटी कर पाओगे, ठीक है। ओके सर। ओके। अब ये चैप्टर भी अपना खत्म होता है, फिर आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हा हा। हा हा मतलब हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आरएक्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। हेलोजन अल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं, तो फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के थ्रू हम पहले तो बनाते हैं, तो अल्कोहल के थ्रू आप ROH ले लो, फिर उसको आप HCl के साथ में ट्रीट करो, फिर PCl3 के साथ में ट्रीट करो, PCl5 के साथ में ट्रीट करो, Sokal 2 के साथ में ट्रीट करो। तो ये सब अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, HI के साथ में ट्रीट करो। तो ये सब इन सीटू प्रिपेयर किए जाते हैं, HI होता है, HBr होता है, इन सीटू द प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है। और इसी में लुकास रिएजेंट टेस्ट होता है, दैट इज जिंक क्लोराइड, ZnCl2, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो इनके साथ में हम क्या बनाते हैं, आरएक्स बनाते हैं। इसमें सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, विथ थायोनिल क्लोराइड, दैट इज Sokal 2। क्यों, क्योंकि इसमें ओके। जो वेस्टेज तब प्रोडक्ट होता है प्रेसिपिटेट वो हो जाता है, इवापोरेट हो मेन जाता है, तो प्रोडक्ट फर्दर रह जाता है। फर्दर उसको फिल्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं कोई होती जरूरत है। नहीं तो ये होती बेस्ट है। प्रोडक्ट माना, बेस्ट हाँ। मेथड माना जाता है। फिर उसके बाद अपना आता यस है सर। हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज, तो हेलोजन एक्सचेंज में दो होते हैं। पहला जो होता है वो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन होता है, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज। तो फिनक्लिस्टीन में हम NaI के साथ में ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे जो RX होता है वो कन्वर्ट हो जाता है RI में, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथर करते हैं। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन रहेगा, उसको हम AgF, सिंपल याद रखना, कोई भी मेटल फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन होता है और यहाँ पे RF बन जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। फिनक्लिस्टीन आई 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 मतलब यहाँ पे आयोडीन, ऐसे में याद रखता हूँ। फिनक्लिस्टीन में जो दूसरा लेटर है वो आई होता है, आई मतलब यहाँ पे आई आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो यस स्वार्ट्ज सर। रिएक्शन में वो तो उसमें फ्लोरीन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं हाँ पे पहुंच चुका हूँ, और बाकी जो भी रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कल लेक्चर रखना रहेगा तो बाकी आप डाउट अपने क्लियर मेंशन करके रखना, और मुझे अगर पॉसिबल रहेगा तो आप पहले मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं उसके सारे के सारे PPT बनाकर रखूंगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। ऑलमोस्ट हमने आधा यहाँ पे 8 चैप्टर तो निपटा ही दिया, 8 से 9 चैप्टर निपटा दिया है। अब बाकी के 8 चैप्टर हम कल कर लेंगे, अगर इन चैप्टर में भी कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यस सर। तो चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय सर। ठीक थैंक है, यू सर। अभी सिर्फ आप क्या करो, आप प्रैक्टिस ही करो, कुछ नया मत पढ़ने जाओ, नया पढ़ना क्या क्या है वो मेरे